स्टूडेंट्स, आज हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या है, इसे समझने से पहले हम इस चीज़ को समझ लें कि जैसे कोई भी भाज्य संख्या है उसके हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं और उन अभाज्य गुणनखंडों को किसी भी क्रम में रखने पर उसकी वैल्यू, उसका मान नहीं बदलता। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। किस प्रकार से देखें आप, 210 जैसे हमने संख्या ली, ये भाज्य संख्या है और इसे हम 2 से, इसे अभाज्य गुणनखंड इसके करते हैं। सबसे पहले 2 से हम काटते हैं तो ये आया 105, ठीक है, आंसर 35। अब हम 210 बराबर 2 × 3 × 5 × 7 लिखें, या 3 × 5 × 2 × 7 लिखें, या 5 × 2 × 7 × 3 लिखें। इसकी वैल्यू सेम रहेगी। यही है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा मैं दिखा देता हूँ। तो परिभाषा लिखेंगे, प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और ये जो गुणनखंड होगा ये अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है तथा यह गुणनखंडन तथा यह जो गुणनखंडन है यह अभाज्य गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, जो भी क्रम है, आने वाले क्रम, इसमें क्या रहेगा, ये के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं की संख्याओं होगा, बहुत सारी संख्या होंगी, एक नहीं, जब प्रत्येक भाज्य संख्या को काटेंगे तो ये सारी संख्याएं आएंगी निकल के। अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये तो हो गया हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे हम चल रहे थे, उदाहरण 5, 4 हो गए, क्वेश्चन 5। उदाहरण 5 क्या है? जैसे कोई संख्याओं
संख्या हो 4 पे घात n 4 टू पावर n पर हमें विचार करते हैं, पर विचार कीजिए, पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है इस पे? जहां n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या हम जानते हैं, जहां n एक प्राकृत संख्या है, 4 पे घात n पर हमें विचार करना, n एक प्राकृत संख्या। अब इसमें हमें जांच करनी है। क्या जांच करनी है? जांच कीजिए क्या, जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है, यानी जो घात है हमारी, इसकी कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 4 पे घात n अंक, इसके लिए 4 पे घात n अंक 0 यानी पर समाप्त होगा। क्वेश्चन अच्छे समझ लें। 4 पे घात n यानी कोई ऐसी संख्या, 4 पे कुछ भी घात हो सकती है, n यानी प्राकृत संख्या है, और हमें इसमें ये जांच करनी है कि क्या कोई ऐसा मान, ऐसी वैल्यू संभव है कि 4 पे घात n में n का कोई ऐसा मान रखा जाए कि अंत में उसके 0 है। ये चलो इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले ये मान लेते हैं यदि n के लिए, n के कोई भी मान के लिए, यदि n के किसी भी मान, n के किसी भी मान n के किसी भी मान के लिए, यदि n के किसी भी मान के लिए किसी भी मान के लिए, ऐसा मान कोई है किसी मान के लिए 4 पे घात n अंक 0 पर समाप्त होता हो। अगर ये कोई भी मान है और मान लिया हमने 4 पे घात n जो है 0 पर समाप्त होता, तो ये 5 से जरूर कटेगा, तो वह 5 से विभाजित होगा। यदि कोई ऐसा मान है तो 4 पे घात n का मान ऐसा है जो 0 पर समाप्त होता है, तो वह 5 से जरूर विभाजित होगा, यानी उसका 4 पे घात n का एक गुणनखंड 5 होगा, अर्थात 4 पे घात n का एक गुणनखंड कम से कम 5 जरूर होगा, एक गुणनखंड 5 होगा। अगर 0 पे समाप्त होगा तो एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। अब देखो, लेकिन 4 पे घात n यानी 2 गुणे 2 पे घात n, यानी 2 पे घात 2 उस पे घात n और बराबर 2 पे घात 2, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 पे घात 2। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 4 पे घात n की जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए उसमें केवल संख्या 2 ही आ सकती। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि 4 पे घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल एक ही अभाज्य संख्या 2 आ सकती है। 4 पे घात n है, यहाँ हम दिख रहा है, यहाँ से स्पष्ट है कि 2 पे घात 2 n घात है। इसका मतलब है
कि इसमें केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है, तो फिर ऊपर लिख देते हैं। दो ही आ सकती है, तो गणित की आधारभूत प्रमेय प्रमेय के गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या करेंगे, अगर दो ही आ सकती है तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये कह रहा है कि 4 पदार्थ n के गुणनखंड, 4 पदार्थ n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त केवल 2 आ रहा है, तो 2 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, अतः 4 पदार्थ n, 4 पदार्थ नहीं, n का मान पूछा था, n का कोई ऐसा मान संभव नहीं है, अतः n का कोई ऐसा मान संभव नहीं है जिसके लिए 4 पदार्थ n की मान का अंतिम अंक 0 है। कोई ऐसा मान संभव नहीं है, क्योंकि जो हमने गुणनखंड किए हैं 4 पदार्थ n के, वो आए हैं 2 पदार्थ 2n, यानी एक ही गुणनखंड हमें अभाज्य मिला है, वो है 2। तो और 5 अगर बाद में 0 आता है तो वो 5 से अवश्य विभाजित होगा, जबकि यहाँ 2 आया, इसका मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि n का कोई भी, n प्राकृतिक संख्या कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 4 पे हम घात लगाएं, तो 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 अगर हम करते जाएं तब भी कभी 0 अंत में नहीं आएगा।